हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटोनियो ग्रैम्शी की। एंटोनियो ग्रैम्शी का जन्म 1891 में हुआ था और इनकी डेथ 1937 में हुई थी। एंटोनियो ग्रैम्शी एक इटालियन फिलोसोफर हैं। इसके अलावा सोशल थिंकर हैं, लिंग्विस्ट हैं और एक बहुत ही बड़े न्यू कम्युनिस्ट हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स को जाना है और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है मार्क्सिज्म, उसमें हमने बहुत सारी चीजों को देखा था। लेकिन हमने उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ में देखी थी कि कार्ल मार्क्स ने हमेशा पैसों की बात की है। उसने कहा है कि अगर हमारे पास पैसा है तो सब चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी और हर एक चीज तुम्हारे रिगार्डिंग होगी, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो हर चीज तुम्हारी होगी। कुछ इस तरह के आइडियाज हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी में देखे थे। कार्ल मार्क्स ने एक तरह से पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने लोगों की दो क्लास बना दी थी। एक क्लास को उन्होंने रिच बोला तो दूसरी को उन्होंने पुअर बोला। यानी एक क्लास ऐसी है जो कि हैव्स है और दूसरी क्लास ऐसी जो कि हैव नॉट है। यानी एक पे पैसा है और दूसरी पे पैसा नहीं है। बस उन्होंने इतना कहा। उन्होंने कहा जिनके पास पैसा है उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास कोई भी चीज नहीं है। तो इस तरह के आइडियाज कार्ल मार्क्स ने दिए थे। लेकिन एंटोनियो ग्रैम्शी ने कार्ल मार्क्स को बहुत ही डीपली पढ़ा और इसके अलावा इन्होंने और दूसरे जो थिंकर्स, जो सोशल थिंकर्स हैं, उनको भी डीपली पढ़ा। और उनको पढ़ने के बाद में उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर काम किया और इन्होंने कहा कि सब कुछ पैसा नहीं होता। ठीक है, हम इन सारी बातों को इस अपने आज के लेक्चर में जानेंगे। आप थोड़ा हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, एंटोनियो ग्रैम्शी का एक बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने कहा था, आई एम पेसिमिस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। कि मैं कैसा हूँ, पेसिमिस्ट हूँ, मैं निराश हो गया हूँ इंटेलिजेंस की वजह से। बट एन ऑप्टिमिस्ट बिकॉज ऑफ विल। लेकिन मेरी जो इच्छा है मैं उसकी वजह से अपने आप को ऑप्टिमिस्ट यानी आशावाद महसूस करता हूँ कि मैं निराश हूँ इस नॉलेज को लेकर, इस इंटेलिजेंस को लेकर। लेकिन जो मेरी विल है, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी ख्वाहिश हैं, मैं उनको लेकर ऑप्टिमिस्ट हूँ। एंटोनियो ग्रैम्शी इटली यानी इटली के रहने वाले थे और इनके जो आइडियाज थे वो पूरी तरह से कम्युनिज्म पर बेस है। इन्होंने हमेशा ही जो सोसाइटी है उनकी बात की है और हमेशा ही जो सरकारें, जैसे कि उस समय मुसेलिनी की सरकार चल रही थी, आपको पता होगा कि ये समय कौन सा है, वर्ल्ड वार के लगभग का ये समय है। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है 1914 में और जो सेकंड वर्ल्ड वार 1945 में। तो इसी समय इटली में मुसेलिनी था और आपके जर्मनी में हिटलर था। तो ये दो ऐसे लोग थे जो कि एक तरह से जो आप बोलते हैं नाजीवाद है ना, जो नाजीवाद या फासिज्म जो होता है उसको बढ़ावा दे रहे थे। एक तरह से डिक्टेटरशिप दिखा रहे थे, तानाशाह बने हुए थे। हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, बहुत सारे यहूदी मारे। और इनकी जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कोरिया के अंदर है, उसको आप क्या बोलते हैं, तानाशाह। और फिलहाल आप देख सकते हैं रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन है उसको भी लोग तानाशाह कह रहे हैं। तो ये मुसेलिनी और हिटलर ये दोनों ही बहुत बड़े डिक्टेटर रहे हैं दुनिया के। तो लेकिन हिटलर से तो इसको इतना लेना देना नहीं रहा। लेकिन इटली में चूंकि मुसेलिनी था तो उसने इसको जेल में बंद कर दिया था और लगभग 20 सालों तक हमारे ग्रैम्शी जेल में उनको सजा सुना दी गई थी। और जेल में रहते रहते ग्रैम्शी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा, हालांकि उसको ट्रांसफर किया जाता रहा कभी दूसरी जेल में कभी तीसरी जेल में, लेकिन उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। और लोगों का कहना है कि यही उनकी जो कैद है, उनका जो ये सजा है, उनकी मौत का कारण बना। लेकिन एंटोनियो ग्रैम्शी ने जेल के अंदर रहते हुए जो उन्होंने प्रिजन नोट्स बुक्स जैसी किताब लिखी वो यादगार बनकर रह गई। तो एक तरह से उनकी सेहत पर तो इसका गलत असर पड़ा, उनका जेल जाना। लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंसी थी, उनकी जो ब्रिलियंसी थी, उनकी जो सलाहियत थी, है ना, वो निकल कर सामने आई जेल के अंदर।
वैसे कहा गया है कि एंटोनियो ग्राम्शी देखने में कुछ खास तो नहीं थे, हाइट भी छोटी थी और उनकी कमर पर भी जो आपने देखा होगा हंचबैक निकल जाता है, बहुत से लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। 5 फुट भी नहीं थे, उससे भी कम उनकी हाइट थी। लेकिन उनके जो आइडियाज दोस्तों वो बहुत ही अच्छे आइडियाज हैं। और एक तरह से एंटोनियो ग्राम्शी ने एक तरीका बताया है कि आपको किस तरह से सोसाइटी में काम करना है, लोगों के साथ में कैसे फेस करना है, और कौन सी चीजें हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी हो सकती है और कौन सी चीजें सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। एंटोनियो ग्राम्शी ने लगभग 30 किताबों को लिखा अलग अलग सब्जेक्ट पर। 30 किताबें, लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, उनका जो मास्टरपीस माना जाता है, वो प्रिजन नोटबुक माना जाता है। इस किताब में एंटोनियो ग्राम्शी ने जो इटालियन हिस्ट्री है, जो वहाँ का इतिहास है, उसको बताया है। इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बताया है, फासिज्म को बताया है, रिलीजन को बताया है और सिविल सोसाइटी को बताया है। यानी इन प्रिजन नोटबुक में जो उसकी थीम है, जिस जो टॉपिक पर उसने काम किया, इटालियन हिस्ट्री पर काम किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर काम किया, फासिज्म जो कि मुसैलिनी जिसको आगे बढ़ा रहा था, उसकी अपनी आइडियोलॉजी थी फासिज्म, उसको उसने बताया। धर्म क्या है वो बताया, सिविल सोसाइटी भी उसने बताया। यानी इन टॉपिक पर उसने चर्चा की। यहाँ पर इसने प्रिजन नोटबुक में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म का यूज किया है, एक तो फोर्डिज्म और दूसरा टेररिज्म। एंटोनियो ग्राम्शी ने बताया कि फोर्डिज्म क्या है। फोर्डिज्म इसका मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी इंडस्ट्री में काम आती है। इंडस्ट्री में किस काम के लिए काम आती है? ये काम आती है मॉडर्न इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को जानने के लिए। यानी जो भी मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम हो चाहे सोशल सिस्टम हो, हमारी इंडस्ट्री का उससे क्या लेना देना है और हमारी इंडस्ट्री में ये इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम किस तरह से काम कर सकता है, उस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फोर्डिज्म। तो ये वर्ड ये एंटोनियो ग्राम्शी ने दिया है। दूसरा उन्होंने टेररिज्म दिया है। टेररिज्म का मतलब होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट टू सी वर्क फ्लो इन इंडस्ट्री। यानी हमारी इंडस्ट्री में जो हमारा वर्क फ्लो है, जो काम करने का तरीका है, कितना प्रोडक्ट निकल रहा है, क्या रिजल्ट और क्या कच्चा माल पक्का माल, जितना भी काम हो रहा है, वो सारा काम जानने के लिए जो एक मैनेजमेंट है, जो एक सिस्टम है, उसको एंटोनियो ग्राम्शी ने टेररिज्म कहा। तो ये जो दो टर्म है, फोर्डिज्म और टेररिज्म, ये आपको याद रखना है। फोर्डिज्म एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को जानने का काम करती है, और टेररिज्म एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि इंडस्ट्री में वर्क फ्लो को बताता है। आगे उन्होंने कहा एक कार्ल मार्क्स की थियरी है कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स ने अपनी थियरी में कहा कि देखो, जहां कहीं भी कैपिटलिज्म होगा वहां कम्युनिज्म भी जरूर होगा। यानी आपने देखा होगा दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छा है तो बुरा भी है ना। ये एक थियरी है कि हर चीज, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आएगी। अगर कहीं गरीबी है तो वहां अमीरी भी आएगी, जरूर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर कहीं कैपिटलिज्म है, यानी कहीं पर केवल पैसा ही पैसा है, पैसे की लोग पूजा कर रहे हैं, अमीर ही अमीर है, और पैसा और से ज्यादा लोग अगर पैसा कमाने में लग जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ का गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वो क्रांति करेगा, वो रिवोल्यूशन करेगा, और उसकी वजह से वहाँ पर कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म मीन्स गरीबों की सरकार आ जाएगी, गरीबों के आइडियाज चलेंगे, उनकी आइडियोलॉजी चलेगी। जो गरीब लोग हैं वो अमीरों से पैसा जबरदस्ती छीन लेंगे, उनके काम छीन लेंगे, उनका कत्ल कर देंगे, उनका मर्डर कर देंगे, ऐसा भी होगा। ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, लेकिन एंटोनियो ग्राम्शी इस बात से थोड़ा सा खिलाफ है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि 100 सालों से 200 सालों से लगभग वो कैसे हैं, वो कैपिटलिज्म वहां पर है, यानी वो बहुत अमीर हैं, और वहीं जो दूसरा गरीब तबका है वो उनका कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उनसे। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। आजकल हम इंडिया में भी ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी की संपत्ति यानी, और दूसरा अडानी की संपत्ति, और जो दूसरे कैपिटल
कैपिटलिस्ट है इंडिया के अंदर भी, उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है, और जबकि एक गरीब का जो चूल्हा है वो बुझता जा रहा है, उसका सिलेंडर महंगा हो गया, उसका गैस महंगा हो गया, उसका जो डीजल पेट्रोल है वो महंगा हो गया। तो ये देख सकते हैं कि एक तरफ जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स की इस थियरी को एंटोनी ग्राम्शी ने नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा कहा एंटोनी ग्राम्शी ने, हालांकि जो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि गरीबों को क्या चाहिए कि किसी भी तरह से उन्हें क्रांति कर देनी चाहिए एट रैंडमली, चाहे उसमें किसी का मर्डर करना पड़े, किसी का कत्ल करना पड़े, आपको फौरन ही वॉर ऑफ मैनर ये वर्ड यूज किया था कार्ल मार्क्स ने कि डायरेक्टली आपको क्रांति करनी है, चाहे किसी भी तरह से हो, बम फाड़ने पड़े, गोली चलानी पड़े, काम छीनना पड़े, कुछ भी करें आप, लेकिन आपको डायरेक्टली क्रांति करनी है। लेकिन एंटोनी ग्राम्शी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि करना क्या, उसने दो चीजें बताई। पावर ऑफ पोजीशन, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी आइडियोलॉजी से वार करनी होगी, सबसे पहले हमें अपने आइडियाज में, अपने विचारों में चेंज करना होगा, है ना। सबसे पहले वार ऑफ पोजीशन, अपने आइडियाज में हमें चेंज लाना होगा। अगर उससे बात नहीं बनती तो फिर दोबारा दूसरा तरीका ये है कि हमें तब क्रांति करनी होगी। ठीक है। हाँ, कार्ल मार्क्स ने तो एक ही बात कही थी कि कोई विचार नहीं, कोई बातचीत नहीं, आप डायरेक्ट रिवॉल्यूशन करें, क्रांति करें। लेकिन यहाँ पर जो वॉर ऑफ पोजीशन है ये एंटोनी ग्राम्शी ने बढ़ा दिया था कि सबसे पहले बातचीत करो और उसके बाद में आप क्रांति कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखने हैं। फोर्डिज्म है, टेररिज्म है, कैपिटल वर्सेस कम्युनिज्म, वॉर ऑफ पोजीशन वर्सेस वॉर ऑफ मैनर। हेजीमनी ये एंटोनी ग्राम्शी का बहुत ही फेमस टर्म है, जिसके लिए एंटोनी ग्राम्शी जाने जाते हैं। एंटोनी ग्राम्शी ने इस टर्म को, जो इनकी प्रिजन नोटबुक है उसमें इन्होंने इसको दिया था। हेजीमनी ये एक तरह की आइडियोलॉजी है, एक कैसी आइडियोलॉजी, एन आइडियोलॉजिकल लीडरशिप, यानी एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि लीडर अपनाते हैं, और क्या करने के लिए, ओवर एलाइड एंड सबटन ग्रुप, यानी जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, एक तरह की ऐसी आइडियोलॉजी अपनाई जाती है जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं या जो अमीर तबका है उनके द्वारा, कि हमारा के खुद ब खुद जो हमारे गरीब लोग हैं, जो ना समझ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो उसको समझ ही नहीं पाते और उनकी लीडरशिप को अनजाने में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। हालांकि जो अमीर लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं उनको किसी का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी लीडरशिप को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी महानता को और अपनी प्रभुत्वता को, अपनी सुप्रीमेसी को गरीबों के ऊपर लाद देते हैं, उनको मजदूर बना देते हैं, उनको गरीब बना देते हैं। उनकी ये एक तरह की आइडियोलॉजी होती है, एक तरह की सोच होती है। लेकिन जो दूसरे एलाइड और जो सबटल रोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उसको बेचारे अनजाने में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको भी बात समझ में नहीं आई होगी, इसको थोड़ा सा और समझो। हेजमनी इसका मतलब ये है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो देखने में बहुत अच्छी लगे, बहुत अच्छी, कि हाँ यार ये तो मेरे फायदे की चीज हो रही है, ये है वो है, और मैं उसको अपने ऊपर भी थोप लूं, क्या ये इंसान सही कह रहा है। ठीक है। जैसे कि आजकल इंडिया में चल रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, जो सरकार है उन्होंने जो हिंदूवादी लोग हैं, हिंदू संगठन है, उनके संगठन बना दिए, कहीं बजरंग दल बना दिया, कहीं विश्व हिंदू परिषद बनाया है, तो कहीं गोरक्षक बना दिए हैं, तो कहीं आरएसएस का एक संगठन है। तो इन्होंने क्या काम किया, बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए। अब होता क्या है, ये इनके लिए कहीं गाय के लिए झगड़ा करते हैं, कहीं मंदिर के लिए झगड़ा कर देते हैं, कहीं किसी चीज पर झगड़ा, कहीं मस्जिद तोड़ तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है। कहीं मुस्लिमों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा है आजकल। ठीक है। तो ये जो है, ये वो क्या रहा है, ये सब सरकार के बलबूते पर हो रहा है। सरकार ये काम कराती है, क्यों? क्योंकि जो आम आदमी है, जिसको नहीं पता, उसका काम है सब्जी बेचने का, उसका काम है कहीं पर रक्षा चलाने का, उसका काम है जूते काटने का, उसका काम है मिट्टी से बर्तन बनाने का। तो इन्हें क्या पता क्या आइडियोलॉजी है, कैसे लोगों को काबू किया जाता है, कैसे लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है, इन्हें क्या पता। ये लोग तो सड़कों पर उतर जाते हैं। ठीक है। इसमें मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, मुस्लिम ग्रुप भी ऐसे ही काम करते हैं, इन्हें हिंदुओं के खिलाफ लड़ाया जाता है, जबकि हिंदू आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं सड़कों पर, ठीक है, तलवारें लेकर निकल रहे हैं, लाठियां लेकर निकल रहे हैं,
भगवा झंडे लेकर निकल रहे हैं, भगवा जो है पगड़ियां बांध कर निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इनसे पूछा जाए तो नहीं आंसर देंगे, लेकिन हो क्या रहा है, इनको लगता है कि सब अच्छा हो रहा है, ये तो मेरे काम की बात है, हिंदू धर्म की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लीडर का इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम से, बस उन्हें किसी भी तरह से अपनी सरकार चलानी है, क्या है वो किसी भी तरह से हो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे इस एग्जाम्पल को कुछ लोगों को अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन आप समझ जरूर गए होंगे, आप किसी भी तरह से समझें लेकिन इसको समझ जाना। यानी सरकार के द्वारा ऐसी आइडियोलॉजी लेकर आना जो आम आदमी को अच्छी लगे, लेकिन सरकार का मकसद उस आइडियोलॉजी के पीछे, उस विचार के पीछे क्या होता है, लोगों पर हुकूमत करना, है ना। देखो कल्चरल हेजीमनी, कल्चरल हेजीमनी अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, इसका भी यही मतलब होता है कल्चरल, यानी वो आपको कल्चर बताएंगे कि देखो हिंदू धर्म जो है खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, है ना, मंदिरों के अंदर मांस फेंका जा रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, कल्चरल हेजीमनी। तो ये सरकार कराती है, जिसमें एक बड़ा रोल मीडिया का भी रहता है। तो इस तरह से सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसके विश्वास इंटरेस्ट जो होते हैं रूलिंग क्लास, यानी जो रूलिंग क्लास है, जो हुकूमत कर रहे हैं, वो इस तरह की आइडियोलॉजी लेकर आएंगे जो कह सकेंगे कि बिलीफ के लोग उस पर यकीन कर लेंगे, और इंटरेस्ट और उस सोच में अपना इंटरेस्ट भी दिखाएंगे कि यार नहीं ये तो गलत हो रहा है, लोग सड़कों पर निकल कर आ जाएंगे। तो ये आप समझ गए, हेजमन ये भी एक आइडियोलॉजी है, और कल्चरल जब वो हेजमनी वो सोच आपकी कल्चर से जोड़कर दिखाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेस। देखो बेस बराबर क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी जो बेस होता है वो एक पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपका सुपर स्ट्रक्चर भी आ जाता है, जैसे कि फैमिली, रिलीजन या चर्च। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने कहा था कि आप अपना बेस सही कर लो। अगर आपका बेस सही है, आपके पास पैसा है, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है आपका, तो फिर आप सब चीजों में सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर पैसा है तो आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, आपका रिलीजन भी अच्छा होगा, आपका चर्च भी अच्छा होगा, आपकी सोसाइटी भी अच्छी होगी, और जितनी भी चीजें इंसान से जुड़ी है वो सारी की सारी अच्छी होती चली जाएंगी। कब, अगर आपका बेस सही होगा। बेस बोले तो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से सुपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पर एंटोनी ग्रैम्शी ने कहा है कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा नहीं कि सब चीजें अच्छी होंगी, नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यहाँ पर एंटोनी ग्रैम्शी ने बहुत सारे फैमिली का, बहुत सारे रिलीजन को ऐसा बताया है कि उनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनकी फैमिली सही नहीं चल रही है, फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। ठीक है, फैमिलियां टूट रही हैं, पैसा बहुत है फिर भी फैमिलियां टूट रही हैं। जबकि गरीबी में जो बहुत गरीब लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी फैमिलियां, कोई बात नहीं है, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, ना घर में दीवार है ना कुछ है। तो उन्होंने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बेस सही है तब भी हमें सुपर स्ट्रक्चर सही करना होगा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सही वो बात अलग है, लेकिन उसके सही होने से सुपर स्ट्रक्चर सही हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि हमें इसको भी सही करना होगा। अपनी फैमिली को अलग से सही करना पड़ेगा, अपने धर्म को भी अलग से सही करना होगा, और अपने जो चर्च, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे कल्चर्स है, तहजीब हमारी, हमें उनको अलग से खुद ब खुद नहीं होगा बल्कि अलग से करना होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं। नेक्स्ट देखे हैव और हैव नॉट। यहाँ पर इन्होंने कहा था कार्ल मार्क्स ने कि पूरी दुनिया की दो क्लासों में बटी हुई है, एक तो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और एक ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है बस। लेकिन यहाँ पर एंटोनी ग्रैम्शी ने कहा है कि देखो जिनके पास बहुत पैसा है और जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, जो बहुत गरीब है बेचारे, ठीक है, तो यही दो क्लास नहीं है, बल्कि इनके बीच में भी कुछ लोग रहते हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैसा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। ऐसा तो बहुत है, लेकिन दूसरा जो उनका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो उनका बिल्कुल गड़बड़ है ही नहीं। वो ना तो उनके पास फैमिली है, ना उनके पास अपना कोई धर्म बाकी रहा, नास्तिक बन जाते हैं लोग, पत्नी क्या क्या बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनके पास पैसा है वो सब कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
वो सब कुछ ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि उनको भी अपने सुपर स्ट्रक्चर को सही करना होगा। और हैव नोट, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वो कुछ भी नहीं है, उन्हें पैसा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना होगा, तभी उनकी पावर होगी। लेकिन एंटोनी ग्राम्शी फिर वही बात करते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है फिर भी उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास फैमिली है, उनका अपना एक अच्छा धर्म है जिनको जिसको फॉलो करते हैं, अपनी एक संस्कृति है, अपने मंदिर है, अपने मस्जिद है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, तो एंटोनी ग्राम्शी ने जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको दो जगह डिवाइड कर दिया है, पहले को ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और दूसरे को ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। एंटोनी ग्राम्शी ने कहा है कि जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल है उसमें हमारे प्रीस्ट आ जाते हैं, और जो रिलीजियस पर्सनैलिटी है, यानी जो हमारे प्रीस्ट हैं, जो हमारे सन्यासी लोग हैं, साधु संत लोग हैं, ये कैसे हैं? ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल हैं। यानी ये ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जिनके पास पैसा नाम की तो कोई चीज नहीं होती ना, पैसा तो इनके पास नहीं होता, बस इनके पास अपना एक धर्म होता है, अपने रिचुअल्स होते हैं बस। और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, जो कि जैसे कि एजुकेटर, जो लोग पढ़ना लिखना से जुड़े हुए होते हैं, और दूसरा बिजनेसमैन, जो जिनके पास पैसा होता है और वो इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, होते नहीं है, बल्कि वो या तो लोग पढ़कर इंटेलेक्चुअल बनते हैं या फिर पैसा कमाकर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तब वो इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटोनी ग्राम्शी ने कहा है कि जो ये पूरी दुनिया है ये 3 क्लास में बटी हुई है ना, सोसाइटी 3 क्लास में है। हालांकि कार्ल मार्क्स ने 2 क्लास बताई थी, एक दो यानी हैव वाली क्लास और दूसरा हैव वाली, यानी एक क्लास ऐसी है जिनके पास पैसा है और एक क्लास ऐसी है जिनके पास पैसा नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा था या तो लोग अमीर हैं या लोग गरीब हैं बस। लेकिन यहाँ पर एंटोनी ग्राम्शी ने कहा है कि इकोनॉमिक, यानी पूरी जो सोसाइटी है इसकी 3 लेयर है। एक तो इकोनॉमिक लेयर जो पैसे वगैरह से ताल्लुक रखती है, दूसरी लेयर सिविल सोसाइटी है जिसमें कि चर्च आ जाते हैं, मीडिया आ जाती है ना, और तीसरी स्टेट जो कि हमारी स्टेट होती है, इसमें सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें अब स्टेट में क्या आता है, इसमें भी 2 सोसाइटी होती है, जैसे कि पॉलिटिकल सोसाइटी और एक सिविल सोसाइटी। यहाँ पर जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो अपनी बात मनवाने के लिए किसका यूज करती है? एक फोर्स का यूज करती है, डंडे का यूज करती है, उसमें पुलिस आती है, आर्मीज आती है, कानून आ जाते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी में। जबकि सिविल सोसाइटी में डंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लोगों को बातों से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एंटोनी ग्राम्शी ने सोसाइटी को 3 लेयर में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक लेयर, सिविल सोसाइटी लेयर जिसमें चर्च के भी आते हैं, और तीसरा है स्टेट लेयर। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको एंटोनी ग्राम्शी समझ आ गया होगा। ये मार्क्सिज्म थ्योरी पर हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।